मौसा जी की बात सुन के सिर्फ स्वाति ही नहीं बल्कि सभी टेंशन में आ गए। ध्रुव की माँ ने उसका बचाव किया। अरे नहीं नहीं, यहीं कहीं होगा, मजाक कर रहा होगा। वो क्यों भागेगा? डांस की तो उसने जम के प्रैक्टिस की थी बहू के साथ। ध्रुव के पापा गुस्से में थे। लेकिन ये कोई तरीका है? ऐसे टाइम में कौन मजाक करता है? कहीं जाना भी हो तो बता के जाता। अगर वो कुछ देर में लौट के नहीं आया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंदगी भर उसका चेहरा नहीं देखूंगा मैं। पापा की धमकी सुन के ध्रुव की माँ घबरा गई और वो वहीं आसपास खड़े परिवार की लड़कों की ओर मुड़ी। यहाँ क्या खड़े हो? जाओ ढूंढो भैया को। देख नहीं रहे ताऊ जी का गुस्सा? स्वाति अब तक स्टेज से नीचे आ चुकी थी और बुरी तरह रो रही थी। हमने कितनी डांस की प्रैक्टिस की थी, हमारी परफॉर्मेंस का क्या होगा? रोते रोते वो लगातार ध्रुव का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन ऑफ आ रहा था। फोन भी बंद है, कहीं सच में तो नहीं भाग गया? ध्रुव, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। I'll kill you। स्वाति होटल में बुक किए गए अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके साथ उसकी मम्मी और ध्रुव की मम्मी भी उसे तसल्ली देते हुए चलने लगे। चुप हो जा बेटा, आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। संगीत के फंक्शन से भाग के ध्रुव ने एक ऑटो पकड़ा और सीधा स्टेशन के लिए रवाना हो गया। लगभग 30 मिनट में वो स्टेशन पहुंच गया था। उसने ऑटो वाले को जल्दी जल्दी पैसे दिए और टिकट काउंटर की ओर भागा। काउंटर पे लंबी लाइन थी और वो थोड़ा बेचैन हो रहा था। जब उसका नंबर आया तो उसने ग्वालियर की ट्रेन की टिकट ली और प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन का वेट करने लगा। थोड़ी देर में उसे भूख और प्यास दोनों लगने लगी। टेंशन में उसने पूरा दिन ज्यादा कुछ खाया नहीं था। उसने वहीं पास के एक टी स्टॉल से समोसे और पानी की बोतल खरीदी और एक खाली बेंच पे जाके बैठ के समोसा खाने लगा। पेट में समोसे गए तो दिमाग ने दौड़ना शुरू किया। ग्वालियर पहुंच के सीधा संस्कृति से बात करूंगा। आई नो स्वाति, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस, बट ये हमारी पूरी लाइफ का सवाल था। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन तुमने मुझे कभी बोलने ही नहीं दिया। ध्रुव ने रेल की पटरी पे नजर दौड़ाई तो दूर से उसे अपनी ट्रेन आती हुई दिखी। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। उसने अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। पानी पीते पीते उसने जब प्लेटफॉर्म के एंट्री गेट की ओर नजर दौड़ाई तो उसे निखिल और कांचन आते हुए दिखे। अरे मर गए। वो जल्दी से भीड़ में छुपता हुआ दूसरी साइड चलने लगा। निखिल और कांचन दोनों ही भीड़ में ध्रुव को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। ध्रुव प्लेटफॉर्म के एकदम आखिरी छोर पे पहुंच गया था, जहां जाके उसके कदम रुक गए। उसने मुड़ के देखा तो कांचन और निखिल तेजी से उसकी ओर आ रहे थे। वो उसको देख चुके थे। इन कमीनों को भी ना अभी आना था। कांचन और निखिल हांफते हुए उसके पास पहुंचे। ये क्या पागलपन है भाई, कहाँ भाग रहे हो? चलो वापस। मैं संस्कृति से मिलने ग्वालियर जा रहा हूँ। आई लव हर। ये तुझे अभी ख्याल आया जब 4 दिन बाद शादी है? अरे शादी हुई तो नहीं है ना, अभी भी टाइम है। मैं संस्कृति से जाके बात करूंगा। ध्रुव, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सरासर बेवकूफी है। Nobody knows संस्कृति better than me। आपको क्या लगता है आप वहाँ जाएंगे, प्रपोज करेंगे और वो शादी के लिए हाँ कर देगी? ऐसी बात नहीं है भाभी। आई नो शी लाइक्स मी टू। मुझे मालूम है वो मेरी शादी के कारण पीछे हट रही है। एक रात में आप उसे इतना जान गए? कम ऑन ध्रुव, मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम 5 साल के थे। इतनी गहरी दोस्ती है हमारी। संस्कृति शादी को लेके कभी भी श्योर नहीं रही, वरना अभी तक उसकी शादी हो चुकी होती। उसका ब्रेकअप भी इसी चक्कर में हुआ। उसका एक्स उससे शादी करना चाहता था बट शी डिडंट वांट शादी। भाई देख, वहाँ मौसा जी ने धमकी दे रखी है। अगर तू वापस नहीं आया तो वो दोबारा तेरा चेहरा नहीं देखेंगे। इसी बीच ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हॉर्न देते हुए आई और रुक गई। ध्रुव कांचन और निखिल की बातें सुन के कंफ्यूज हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसके पापा का गुस्से से भरा चेहरा मंडरा रहा था। लेकिन फिर उसने अपने कदम ट्रेन की ओर बढ़ाए। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। कंचन ठीक कह रही है ध्रुव, तू यहाँ से भी जाएगा और वहां से भी। जोश से नहीं, होश से काम ले। स्वाति इज परफेक्ट फॉर यू। फालतू के पंगे मत ले, दोनों फैमिलीज की लग जाएगी। चल। 2 मिनट रुक के ट्रेन अब ग्वालियर की ओर बढ़ने लगी।
चलो ध्रुव, क्या सोच रहे हो? ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और भारी दिल से उनके साथ चल पड़ा। ध्रुव को लेके निखिल और कांचन वापस उसी होटल पहुंचे जहां संगीत का फंक्शन था। हॉल में घुसते ही उन्होंने देखा स्टेज एकदम खाली पड़ा था। सभी यहाँ वहाँ चेयर पे बैठे थे और कुछ लोग तो खाने में बिजी हो गए थे। हॉल के एक ओर ध्रुव के पापा लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सवालों से बचने के लिए ध्रुव की मम्मी और दूसरे करीबी रिश्तेदार अपने अपने कमरों में जाके बैठ गए थे। स्वाति भी अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी। हॉल में लोगों की आपस में बातें चलने लगी थी। परिवार की नाक कटवा दी, दूध पीता बच्चा तो नहीं है, शादी नहीं करनी थी तो बोल देता। कितना खर्चा हो गया, कार्ड्स बढ़ चुके हैं। ध्रुव की माँ तो बेचारी सदमे में आ गई है, ना किसी से बात कर रही है ना मिल रही है। कांचन और निखिल ध्रुव को अंदर लेके गए। हॉल में बैठे सभी का ध्यान उन पर गया। मौसा जी जोर से चिल्ला पड़े, ध्रुव आ गया? स्वाति बेटा, भाई साहब, दीदी, जल्दी आओ। सभी लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के ध्रुव की ओर भागे। ये खबर हर कमरे तक भी पहुंच गई कि ध्रुव वापस आ गया था। जैसे ही स्वाति ने ये खबर सुनी, उसकी जान में जान आई। बाहर सभी ने ध्रुव को घेर लिया और उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ चले गए थे भाई? किसी ने कुछ कह दिया था क्या? तुम्हें लड़की पसंद नहीं है? शादी नहीं करनी क्या? तभी निखिल और कांचन ने सबको शांत किया। अरे आप लोग प्लीज रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नर्वस हो गया था बेचारा परफॉर्मेंस के नाम से। स्वाति बेटर डांसर है ना, इसीलिए। हाँ, ध्रुव को लगा उनका डांस देख के सब मजाक उड़ाएंगे, बस इसीलिए फंक्शन छोड़ के चले गए। कॉन्शियस हो गए थे। लाइफ में एक ही बार तो शादी होनी है। अगर डांस परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। क्यों ध्रुव, राइट ना? ध्रुव गुमसुम था, बिल्कुल चुप। उदासी में उसका सर झुका हुआ था। तभी अंदर से स्वाति भागते हुए आई। ध्रुव, where were you? क्या हुआ, तुम भागे क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोलो। स्वाति प्लीज रिलैक्स। ध्रुव भागे नहीं थे, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने चले गए थे। वो डांस परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया इन्होंने। यहीं थे होटल में, अलग से रिहर्स कर रहे थे। डोंट वरी, अब सब ठीक है। हाँ, अब सब ठीक है। अब तुम लोग जाओ एंड गेट रेडी फॉर योर परफॉर्मेंस। चलिए सब बैठ जाइए। स्वाति और ध्रुव अब परफॉर्म करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। थोड़ी देर में ध्रुव फ्रेश होकर आया। उसके दिमाग में अभी भी खलबली मची हुई थी। लग गई है तेरी लाइफ की। ये सब सोच रहे हैं कि ये मेरी खुशी में शामिल होने आए हैं। सालों तुम मेरी बर्बादी में आए हो। खत्म हो गया अब सब कुछ। लेकिन ठीक है, इस बर्बादी का भी ऐसा जश्न मनाऊंगा कि याद रखोगे। ध्रुव स्वाति के साथ स्टेज पे चढ़ा। सभी की नजरें उन दोनों पर थीं। ध्रुव ने स्वाति का हाथ अपने हाथ में लिया और जोर से चिल्लाया, म्यूजिक। म्यूजिक शुरू होते ही वो इस कदर नाचा कि थोड़ी देर बाद सब स्वाति को भूल के उसी को देखने लगे। सिर्फ निखिल और कांचन थे जो उसके दिल की हालत समझ पा रहे थे। स्वाति ने इशारे से और कभी धीरे से बोलकर ध्रुव के डांस स्टेप्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी देर में स्वाति भी परेशान होकर साइड में खड़ी हो गई और ध्रुव का डांस देखने लगी। स्टेज के पास बैठे मौसा जी ध्रुव का डांस देख के उछलने लगे और ध्रुव के पापा के पास आ गए। भाई साहब, ध्रुव क्या शानदार नाचता है, मुझे तो पता ही नहीं था। बहू को भी पीछे छोड़ दिया, बेकार में ही डर रहा था। तो आखिर बेटा किसका है? आपका है जी। आपने इसे डांस सिखाया क्या? ना, इसकी मम्मी ने। हम दोनों को ही उंगलियों पर नचा रही है शुरू से। ग्वालियर में सुबह सुबह संस्कृति ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसकी माँ किचन में उसका टिफिन तैयार कर रही थी। तभी घर की बेल बजी। माँ ने किचन से निकल के दरवाजा खोला तो देखा कुरियर वाला था। उसने एक बड़ा सा लिफाफा माँ को पकड़ाया और चला गया। लिफाफे पे संस्कृति का नाम लिखा था। संस्कृति, बेटा तुम्हारे लिए कोरियर आया है। संस्कृति अपने कमरे से बाहर आई। मेरे लिए? उसने लिफाफा लिया और खोलने लगी। उसके अंदर एक शादी का कार्ड था जिस पर लिखा था ध्रुव वेड्स स्वाति। ये पढ़ते ही जैसे संस्कृति को झटका सा लगा। किसकी शादी का कार्ड है? ध्रुव, वो कंचन का देवर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
अरे हाँ, कब है शादी? तुम जाओगी? संस्कृति ने अपने आप को संभाला और कार्ड वहीं टेबल पर रख दिया। नहीं, चलो बाय, लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। टिफिन तो लेती जा, अभी लाई। माँ जल्दी से किचन से टिफिन लेके आई। संस्कृति ने टिफिन लिया और तेजी से बाहर निकल गई। संस्कृति रास्ते भर कार चलाते हुए ध्रुव के बारे में सोचती रही। इसी सोच में डूबी संस्कृति ऑफिस पहुंची। उसने काम शुरू तो किया, लेकिन काम में मन बिल्कुल नहीं लगा। बार बार ध्रुव की शादी का ख्याल उसके मन को कचोड़ रहा था। उसने फिर अपना मोबाइल उठाया और ध्रुव को मैसेज किया। Congratulations. कुछ ही सेकंड में ध्रुव का जवाब आ गया। थैंक्स। कार्ड मिला? Yeah, got it today. तुम आ रही हो ना? I'm not sure. No, you have to come. अरे वो ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है थोड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें आना पड़ेगा। मैं कंचन भाभी से बात करता हूँ। I'll try to come. No try, you're coming. संस्कृति ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर वापस मैसेज किया। Okay, I'll come. अच्छा, गुड, थैंक्स। चलो बाय, अभी ऑफिस में हूँ मैं। ओके, कॉल मी व्हेन यू रीच इंदौर। संस्कृति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने मोबाइल साइड में रखा और आंख बंद करके टेबल पर सर रख के बैठ गई। क्यों मैसेज किया मैंने? तभी वहां से प्यून गुजरा और उसकी नजर संस्कृति पे गई। क्या हुआ मैडम, की हालचाल, सब ठीक ठाक? संस्कृति ने सर उठा के उसकी ओर देखा। नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बस सर में दर्द है। मैं आपके लिए अदरक वाली स्पेशल चाय लेके आता हूँ, सर दर्द यूं ही भाग जाएगा। प्यून के जाने के बाद संस्कृति ने किसी तरह अपने मन को काम में लगाने की कोशिश की। शाम को जब संस्कृति घर वापस लौट रही थी, उसका फोन बजा। उसने बगल की सीट से फोन उठाया तो देखा अंकुश का कॉल था। उसने फोन का स्पीकर ऑन किया। हाय अंकुश, हाउ आर यू? हे, आई एम गुड। तुम कैसी हो? बस अभी ऑफिस से निकली हूँ, हेडिंग होम। बाद में कॉल करूँ, शुड आई कॉल बैक? नो, इट्स ओके। यू नो मम्मी आज सुबह ही पूछ रही थी कि अंकुश का ग्वालियर अब कब आने का प्लान है। वो तुम्हें कड़ी चावल खिलाना चाहती हैं। याद है कॉलेज के टाइम पे तुम्हें कड़ी चावल बहुत पसंद थे? या, इट्स स्टिल माय फेवरेट। आंटी से कहना दिल्ली से लौटते हुए आऊंगा। ओके। दोनों फिर कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर अंकुश ने बात शुरू की। वैसे सच कहूं संस्कृति, मैं तो सारी उम्र तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो कुकिंग करती ही नहीं। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। संस्कृति, मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ खाना खाने को तैयार हूँ। मच बेटर। ओके, बोलो कब से खाना है साथ में? ये सुनते ही अंकुश खुशी से उछल पड़ा। क्या? Are you serious? मैं मजाक नहीं करती अंकुश। तो is your answer a yes? हाँ, यस। संस्कृति के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी दर्द से थोड़ी राहत मिली। उसने फोन रखा और कार की स्पीड बढ़ा ली।